हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर पवन ओबराय, फॉर्मर प्रिंसिपल ऑफ विद्योत्मा गर्ल्स पीजी कॉलेज खतौली। मैं आपको सिविल सर्विसेज जो 4 अक्टूबर 2020 में हुआ है उसका क्वेश्चन पेपर मैं आपको सॉल्व करवा रहा था विद एक्सप्लेनेशन। चलिए उससे आगे का हम क्वेश्चन जो है उससे आगे के सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। देखिए ये इन्होंने नदी दे रखी है और दूसरी हेडिंग दे रखी है में जाकर मिलती है। तो स्टूडेंट इसमें ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट है। जो वोल्गा है वो कैस्पियन सागर में जाकर के मिलती है और जो जम्बेजी है वो हिंद महासागर में जाकर के मिलती है। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो देखिए ये स्टूडेंट्स कथन आपको स्टेटमेंट दे रखी है और मैं आपको इसका सही आंसर बता देता हूं। इसमें दोनों में से कोई भी स्टेटमेंट जो दे रखा है वो ठीक नहीं है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट है, ना तो 1 नंबर करेक्ट है और ना ही 2 नंबर करेक्ट है। देखिए समझिए कैसे कि कोई भी राज्य होता है या जो केंद्र शासित क्षेत्र होता है वो एमएसपी जो होता है, न्यूनतम समर्थन मूल्य पर अनाजों, दलहनों और तिलहनों की असीमित खरीद नहीं करता। देश में भारत सरकार द्वारा सारे देश के लिए 22 कृषि जिलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित किए जाते हैं। स्टूडेंट ये अपने आप में एक क्वेश्चन है आपका जीके का एग्जाम में आने लायक कि देश भर में कितने कृषि जो आपके जिन्सों है, सॉरी मैं जिलो गलत वर्ड बोल गया, एक्चुअली वो सही वर्ड है कृषि जिन्सों। तो कितने जिन्सों के लिए इन्होंने किया पूरे कंप्लीट जो हमारा इंडिया है उसमें पूरे देश में वो 22 कृषि जीन्स है स्टूडेंट्स। तो ध्यान रखना, तो 22 कृषि जीन्स के न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित किए जाते हैं, अलग अलग राज्यों के लिए या केंद्र शासित क्षेत्रों के लिए नहीं। चलिए स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 20, देखिए ये हमारा भारतीय अर्थव्यवस्था से रिलेटेड है। इंडियन इकोनॉमिक के जो क्वेश्चन होते हैं वो हर एक कंपटीशन में आते हैं। तो भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में ये देखिए हमें इन्होंने कुछ पॉइंट्स दिए हैं, 4 पॉइंट है। आप इसको अच्छे से पढ़ लीजिए क्योंकि अगला पॉइंट जो है वो नेक्स्ट पेज पर है। तो एक इन्होंने कमर्शियल पेपर दे रखा है, दूसरा सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट दे रखा है कि वो आरबीआई द्वारा किसी भी निगम को निर्गत किया जाने वाला दीर्घकालीन प्रपत्र है, और कॉल मनी के बारे में बता रहा है कि वो अंतरबैंक लेन देनों के लिए प्रयुक्त अल्प अवधि का वित्त है। ठीक है स्टूडेंट्स, पॉइंट नंबर 4 है स्टूडेंट्स। तो देखिए इसमें पॉइंट नंबर केवल 1 और 3 ही स्टूडेंट्स करेक्ट है। जो पॉइंट नंबर 1 है देखिए मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं एक बारी कि ये इन्होंने इसी में एक्सप्लेन कर रखा है कि जो कमर्शियल पेपर होता है, वाणिज्यिक पत्र जो होता है वो अल्पकालीन प्रतिभूति रहित वचन पत्र होता है, प्रोविजनरी नोट जो होता है, ठीक है ना। और पॉइंट नंबर 3 जो होता है कॉल मनी, जिसे हिंदी में शीघ्रावती कहते हैं, वो अंतर बैंक लेन देनों के लिए प्रयुक्त अल्प अवधि का वित्त है, यानी कि बहुत ही शॉर्ट टाइम के लिए जो है ये फाइनेंस है स्टूडेंट्स। चलिए स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 21, यदि किसी पौधे की विशिष्ट जाति को वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम 1972 की अनुसूची 6 में रखा गया है तो इससे क्या तात्पर्य है। तो स्टूडेंट इसमें तात्पर्य देखिए ये है कि ऑप्शन ए, उस पौधे की खेती करने के लिए लाइसेंस की आवश्यकता होगी। ठीक है स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 22, प्राचीन भारतीय गुप्त राजवंश के समय के संदर्भ में घंटाशाला, कदूरा और चौल किस लिए विख्यात थे। तो स्टूडेंट सही आंसर है इसका, ये विदेशी व्यापार करने वाले बंदरगाह थे। ठीक है स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 23, कृषि में शून्य जुताई, जीरो टिलेज का क्या है। ठीक है, अब इसमें देखिए ये हमें कुछ पॉइंट्स दिए हैं इन्होंने क्वेश्चन में, 3 पॉइंट्स दिए हैं और हमें ये बताना है कि कौन कौन से पॉइंट्स जो हैं वो बिल्कुल ठीक है। तो स्टूडेंट इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ये तीनों ही पॉइंट्स जो हैं बिल्कुल ठीक है, क्योंकि जीरो जो टिलेज है, जीरो टिलेज गेहूं की बुवाई की एक बहुउपयोगी और बहुत ही लाभकारी जो होती है वो टेक्निक होती है। धान की फसल कटाई के उपरांत उसी खेत में बिना जुताई किए जीरो टिलेज जो होता है वो कम फर्टरी ड्रिल मशीन द्वारा गेहूं की बुवाई करने को जीरो ड्रिल तकनीक कहते हैं। ठीक है,
धान की कटाई के तुरंत बाद जो मिट्टी है और जो उसकी समुचित नमी रहने पर इस मेथड से जो होती है हम गेहूं की बुवाई कर देते हैं, तो फसल की अवधि में 15 से 20 दिन का जो होता है वो एक्स्ट्रा टाइम मिल जाता है, जिसका असर जो है वो प्रोडक्शन पर पड़ता है। इस विधि से गेहूं की बुवाई करने से खेत में जमने वाले जो फ्लेरिस माइनर होते हैं वो हानिकारक खरपतवार का प्रयोग 25 से 35% तक कम कर देते हैं। तो गेहूं और खाद खेत में एक साथ गिरते हैं और मिट्टी जुताई ना होने के कारण मिट्टी की जो नमी है वो संरक्षित होती है। तो क्वेश्चन नंबर 24 कि भारत की जैव ईंधन की राष्ट्रीय नीति के अनुसार जैव ईंधन के उत्पादन के लिए निम्नलिखित में से किनका उपयोग कच्चे माल के रूप में किया जाता है। तो स्टूडेंट देखिए इसमें 6 पॉइंट हैं। ऑप्शन नंबर ए हमारा इसमें बिल्कुल करेक्ट है कि कसावा, क्षतिग्रस्त गेहूं के दाने, 5 नंबर सड़ा आलू और 6 नंबर चुकंदर। ठीक है स्टूडेंट्स, अब ये जो आपको बता रहा है कि जैव ईंधन के उत्पादन के लिए जो चुकंदर, कुसावा और जो सड़े हुए आलू होते हैं उसका उपयोग होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25, निम्नलिखित में से कौन सा कथन कार्बन के सामाजिक मूल्य पद का सर्वोत्तम रूप से वर्णन करता है? क्या कि आर्थिक मूल्य के रूप में यह निम्नलिखित में से किसका माप है? तो स्टूडेंट ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट है कि प्रदत्त वर्ष में 1 टन CO2 के उत्सर्जन होने वाली दीर्घकालीन क्षति। तो स्टूडेंट्स ये जो प्रदत्त वर्ष होता है 1 टन CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन से होने वाली जो भी कोई बहुत ज्यादा समय के लिए जो भी कोई नुकसान होता है, कार्बन के सामाजिक मूल्य का पूर्ण रूप से वर्णन करता है। क्वेश्चन नंबर 26, भारत में दालों के उत्पादन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो स्टूडेंट देखिए 3 कथन दिए हैं, इसमें केवल एक ही हमारा स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, वो है कि उड़द की खेती खरीफ और रबी दोनों फसलों में की जा सकती है। जैसे आपने देखा होगा कि दालों का जो कुल उत्पादन है तो उसमें मूंग का जो हिस्सा होता है मैं आपको बता दूंगा 10.6% होता है, और पिछले 3 दशकों में जो रबी की दालों का उत्पादन है उसका जो हिस्सा है वो बढ़ गया है। क्वेश्चन नंबर 27, यह फसल उपोषण प्रकृति की है, उसके लिए कठोर पाला हानिकारक है। विकास के लिए कम से कम उसे 210 पाला रहित दिवसों और 50 से 100 सेंटीमीटर की आवश्यकता पड़ती है। हल्की सुअपवाहित जिसे नमी धारण करने की क्षमता है उसकी खेती के लिए आदर्श रूप से अनुकूल है। तो यह फसल निम्नलिखित में से कौन सी है? तो स्टूडेंट सही आंसर है इसका कपास, क्योंकि कपास के पौधे के लिए जो उच्च तापमान होता है वो नॉर्मली 20 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर के 30 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में ये इसके लिए आवश्यकता पड़ती है, लेकिन यह 40% तक की गर्मी में भी इसका प्रोडक्शन किया जा सकता है, इसे पैदा किया जा सकता है। पाला या ओला इसकी फसल के लिए जो होता है वो नुकसानदायक होता है। क्वेश्चन नंबर 28, सौर जल पंपों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो स्टूडेंट ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है। पॉइंट नंबर 2 कि सौर ऊर्जा का प्रयोग अब केंद्रीय पंपों को चलाने के लिए हो सकता है और पिस्टन वालों के लिए नहीं। क्वेश्चन नंबर 29, भारत में गन्ने की खेती में वर्तमान प्रवृत्तियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो स्टूडेंट देखिए ये फर्स्ट जो स्टेटमेंट है ये आपके सामने है, पॉइंट नंबर 1। चलिए स्टूडेंट्स ये आपके पास सेकंड स्टेटमेंट है, थर्ड स्टेटमेंट है और फोर्थ स्टेटमेंट है। ठीक है, 4 स्टेटमेंट दिए हैं स्टूडेंट्स। मैं आपको इसमें बता देता हूं कि केवल 1 नंबर और 4 नंबर ही इसमें ठीक है, ऑप्शन सी। रीजन ये है कि जो बड चिप गन्ना होता है वो नर्सरी विधि में बड चिप की सहायता से नर्सरी बनाई जाती है और फिर उस जो वो पौधा होता है उसको मुख्य खेत में लगा दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 30, भारत के संदर्भ में निम्नलिखित में से किस या किन पद्धतियों या पद्धति का परितंत्र अनुकूल कृषि में माना जाता है? तो स्टूडेंट देखिए 4 आपको दिए गए हैं पॉइंट, हमें बताना है
कि कौन सा पॉइंट ठीक है। तो देखिए ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट है कि चारों ही इसमें जो पॉइंट्स हैं वो बिल्कुल करेक्ट हैं। ठीक है, फसल विविध रूपण, शिव आधिक्य और ट्रांसियोमीटर का प्रयोग और ऊर्ध्वाधर कृषि यानी वर्टिकल जो फार्मिंग होती है। तो चारों ही पॉइंट इसमें बिल्कुल करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 31 देखिए, अब ये इंडियन इकोनॉमी का क्वेश्चन आ गया है आपके पास कि भारत में जो प्रत्यक्ष विदेशी निवेश है, डायरेक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट, उसके संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी उसकी प्रमुख विशेषता पाई जाती है। देखिए स्टूडेंट, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है कि यदि विदेशी निवेशक जो होता है वो अपने निवेश से कंपनी के 10% या उससे ज्यादा शेयर जो होता है उसको प्राप्त हो जाते हैं, जिससे कि वह कंपनी के जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं, निदेशक मंडल, उसमें प्रत्यक्ष भागीदारी कर सके, तो इस निवेश को हम डायरेक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो 10% आपको यहां पे याद रखना है, 10% या उससे ज्यादा के अगर शेयर उसे रिसीव हो जाए तो इससे विदेशी जो मुद्रा भंडार होता है वो बढ़ जाता है, फॉरेन करेंसी जो होती है वो बढ़ जाती है, और एफटीआई किसी भी देश की अर्थव्यवस्था को बहुत ही समुचित स्थिरता प्रदान करता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 32, वर्तमान में भारत के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से कथन सही है। तो स्टूडेंट देखिए, ये 4 आपको इसमें स्टेटमेंट दे रहा है और मैं आपको इसका आंसर बता देता हूं कि ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। पहला पॉइंट, तीसरा पॉइंट और चौथा पॉइंट ये बिल्कुल इसके ठीक है स्टूडेंट्स। ठीक है, कि भारत के माल का निर्यात माल के आयात से कम है। नेक्स्ट है पॉइंट नंबर 3 कि भारत की सेवाओं का निर्यात सेवाओं के आयात से अधिक है। और पॉइंट नंबर 4 कि भारत को कुल मिलाकर व्यापार या चालू खाते का जो घाटा है वो हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 33, कभी कभी समाचारों में पाया जाने वाला पद कि वेस्ट टेक्सॉस इंटरमीडिएट, ठीक है, निम्नलिखित में से किस एक पदार्थ की श्रेणी से संबंधित है। तो स्टूडेंट ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। तो ये जो है वो कच्चे तेल से रिलेटेड होता है। ठीक है, वेस्ट टेक्सॉस जो इंटरमीडिएट होता है वो कच्चे तेल की श्रेणी से संबंधित होता है। क्वेश्चन नंबर 34, भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से गैर वित्तीय ऋण में सम्मिलित है। तो देखिए तीनों ही ठीक है, पॉइंट नंबर 1, 2, 3, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है स्टूडेंट्स, कि परिवारों का बकाया गृह ऋण और क्रेडिट कार्डों पर बकाया राशि और राजकोषीय बिल, ट्रेजरी बिल्स। क्वेश्चन नंबर 35, भारत में क्यों कुछ परमाणु रिएक्टर IAEA सुरक्षा उपायों के अधीन रखे जाते हैं जबकि अन्य इस सुरक्षा के अधीन नहीं रखे जाते। स्टूडेंट ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और वैसे भी देखिए ये जो 4 अक्टूबर 2020 को जो क्वेश्चन हुआ है अभी रिसेंटली 12-13 दिन पहले, तो देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि कुछ जो आयातित यूरेनियम का जो प्रयोग करते हैं और कुछ जो है अन्य घरेलू आपूर्ति का। जैसे स्टूडेंट IAEA की जो सुरक्षा उपायों के अधीन वे परमाणु रिएक्टर रखे जाते हैं जो कुछ आयातित यूरेनियम का उपयोग करते हैं और अन्य जो होते हैं वो घरेलू आपूर्ति का करते हैं। क्वेश्चन नंबर 36, व्यापार संबंधित निवेश उपायों, ट्रिम्स। अक्सर आपने जो WTO का चैप्टर पढ़ा होगा, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, उसमें ये टर्मिनोलॉजी आती है ट्रिम्स की। तो हमें बताना है कि इससे रिलेटेड जो है ये जो आपको 3 पॉइंट दिए गए हैं इसमें क्या ऑप्शन ठीक है। तो देखिए इसमें ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट है। पॉइंट नंबर 1 और 2 कि जो विदेशी निवेशकों द्वारा किए जाने वाले आयात पर परिमाणात्मक निर्बंधन निषिद्ध होते हैं, और सेकंड ये वस्तुओं और सेवाओं दोनों के व्यापार से संबंधित निवेश उपायों पर लागू होते हैं स्टूडेंट्स। ठीक है, इसमें क्वेश्चन नंबर 37 देखते हैं कि यदि RBI प्रसारवादी मौद्रिक नीति, इंग्लिश में मॉनेटरी पॉलिसी बोलते हैं, का अनुसरण करने का निर्णय लेता है तो वह निम्नलिखित में से नहीं करेगा। तो स्टूडेंट देखिए केवल 2 नंबर का पॉइंट बिल्कुल करेक्ट है, सीमांत स्थायी सुविधा दर को बढ़ाना। अब
इसका मैं आपको मतलब बता दूं कि जो सीमांत स्थायी सुविधा दर है उसको बढ़ाने के लिए संकुचनवादी मौद्रिक नीति जो होती है उसको बढ़ावा मिलता है। जो वैधानिक तरलता अनुपात है, स्टैच्यूरी लिक्विड रेशियो, SLR शॉर्ट में बोलते हैं, तो बैंक दर जो होता है और जो रेपो दर होता है उसको घटाकर कम करके बैंकों को अधिक नकदी नीची लागत पर प्राप्त होती है, जिससे वो अधिक उदारता से ऋण दे पाते हैं। क्वेश्चन नंबर 38, 1991 के आर्थिक उदारीकरण के बाद की भार अर्थव्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो स्टूडेंट ये मैं आपको बता दूं, देखिए 4 पॉइंट दिए गए हैं, अभी ऑप्शन नहीं आ रहे हैं, मैं बता रहा हूं आपको। तो जो ऑप्शन नंबर इसका बी आएगा वो बिल्कुल करेक्ट है स्टूडेंट इसमें, ठीक है। देख लीजिए कि कौन कौन से पॉइंट इसमें आपके जो है वो करेक्ट है, केवल पॉइंट नंबर 3 और 4, ठीक है। देख लीजिए, अब क्लियर आ रहा होगा आपको कि इसमें ग्रामीण क्षेत्रों में गैर कृषि अर्थव्यवस्था में वृद्धि हुई और ग्रामीण रोजगार की वृद्धि दर में कमी आई। क्वेश्चन नंबर 39, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो स्टूडेंट देखिए, मैं बार बार कह रहा हूं कि जो स्टेटमेंट देता है ये हमें थोड़े से, आप जिस भी किसी बुक से स्टडी करते हैं तो थोड़ा सा स्टेटमेंट्स टिपिकल पड़ती हैं, तो जब तक हमें नॉलेज नहीं हो पाती तब तक हम उन स्टेटमेंट का सही आंसर नहीं बता पाते हैं। तो स्टूडेंट मैं आपको बता दूं, ये देखिए ऑप्शन आ रहा है इसमें, पॉइंट नंबर जो 2 है वो बिल्कुल करेक्ट है, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 हमारा, कि DCCB का एक सबसे प्रमुख कार्य होता है प्राथमिक कृषि साख समितियों को निधि उपलब्ध कराना, ठीक है स्टूडेंट्स। तो क्वेश्चन नंबर 14, भारत में किसी व्यक्ति के साइबर बीमा कराने पर निधि की हानि की भरपाई एवं लाभों के अतिरिक्त सामान्यतः निम्नलिखित में से कौन से लाभ दिए जाते हैं। तो स्टूडेंट मैं आपको इसका आंसर बता देता हूं। ये देखिए 2 पॉइंट आपको दिए गए हैं और आगे 3 और 4 नंबर भी हैं। एक तो इसमें आप पहले पॉइंट नंबर 1 कर लीजिए, क्योंकि 1, 3 और 4 इसमें बिल्कुल करेक्ट हैं। पहले पॉइंट नंबर 1 देख लीजिए कि यदि कोई मैलवेयर कंप्यूटर तक उसकी पहुंच बाधित कर देता है तो कंप्यूटर प्रणाली को पुनः प्रचालित करने में लगने वाली लागत। पॉइंट नंबर 3 यह है कि यदि साइबर बलात्ग्रहण होता है तो इस हानि को न्यूनतम करने के लिए विशेषज्ञ परामर्शदाता की सेवाएं लेने पर लगने वाली लागत। और पॉइंट नंबर 4 की यदि कोई तीसरा पक्ष मुकदमा दायर करता है तो न्यायालय में बचाव करने में लगने वाली लागत। क्वेश्चन नंबर 41, कृषि में फर्टिगेशन से क्या लाभ है। स्टूडेंट बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखेंगे। देखिए इसमें मैं आपको ऑप्शन बता दूं, आप पहले पॉइंट्स अपना स्टडी कर लीजिए, क्योंकि इसमें हमारा जो पॉइंट नंबर 1, 3 और 4 बिल्कुल करेक्ट है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल इसमें हमारा करेक्ट है, पॉइंट नंबर 1, 3 और 4। इसका मतलब यह है स्टूडेंट्स कि फर्टिगेशन के जो है वो 2 शब्दों, फर्टिलाइजर मतलब उर्वरक और इरिगेशन, ठीक है, अर्थात मतलब इसका हुआ सिंचाई से मिलकर बनता है। तो ड्रिप सिंचाई में जल के साथ साथ उर्वरकों को भी पौधों तक पहुंचाना फर्टिगेशन कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 42, निम्नलिखित खनिजों पर विचार कीजिए। स्टूडेंट्स ये आप जानते हैं कि जो खनिज होते हैं वो हमारी एक प्रकृति की देन होते हैं, वो हमारी नेचर हमें गिफ्ट करती है, तो हमें इसके बारे में पता लगाना है। तो देखिए इसमें 2 नंबर, 3 नंबर और 4 नंबर जो है वो बिल्कुल करेक्ट है। लिखा है कि भारत में उपयुक्त में से कौन सा या कौन से आधिकारिक रूप से नामित प्रमुख खनिज हैं, जो मेजर मिनरल्स हैं, वो कौन कौन से हैं। तो स्टूडेंट क्रोमाइट हो गया, काइनाइट हो गया और सिलीमेनाइट हो गया, ठीक है स्टूडेंट्स। ये जो बेंटोनाइट अवशोषक मिट्टी का एक प्रकार होता है, जो नॉर्मल तरीके से अगर हम नॉर्मल तौर पे देखें तो जो ज्वालामुखी राख होती है उससे वो बनती है। तो भारत में इसका उत्पादन बहुत ही सीमित मात्रा में होता है। तो क्रोमाइट, काइनाइट और सिलीमेनाइट भारत में आधिकारिक रूप से प्रमुख खनिज है। क्वेश्चन नंबर 43, महासागर औसत
तापमान के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से कथन सही है। तो स्टूडेंट देखिए, ये जो है इसमें दो आपको स्टेटमेंट दे रखे हैं और मैं बता दूं इसमें स्टेटमेंट नंबर जो 2 है वो बिल्कुल करेक्ट है कि OMT जो जनवरी मार्च में एकत्रित किया जाता है उसे यह निर्धारित करने के लिए प्रयोग किया जा सकता है कि मानसून में वर्षा की मात्रा तक निश्चित दीर्घकालीन औसत वर्षा से कम होगी या अधिक होगी। ठीक है स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 44, भारत में रासायनिक उर्वरकों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो स्टूडेंट देखिए, ये 3 आपको कथन दे रखे हैं और इसमें जो है वो 2 और 3 नंबर बिल्कुल करेक्ट है कि अमोनिया जो यूरिया बनाने के काम आता है वह प्राकृतिक गैस से उत्पन्न होता है और सल्फर जो फास्फोरस अम्ल उर्वरक के लिए कच्चा माल है वो तेल शोधन कारखानों का उपोत्पाद है, बाय प्रोडक्ट है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 45, भारत के मरु राष्ट्रीय उद्यान के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। देखिए स्टूडेंट्स, 3 आपको जो है वो पॉइंट दिए गए हैं। तो पॉइंट नंबर 1 और 3 बिल्कुल करेक्ट है कि ये 2 जिलों में विस्तृत है और पॉइंट नंबर 3 की ये ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के प्राकृतिक आवासों में से एक है। तो स्टूडेंट, इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 45 तक की स्टडी करेंगे। आगे क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। और स्टूडेंट, अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर जरूर करिएगा और कोई भी अगर आपको समस्या आती है या कुछ भी अगर आपको इसमें क्लियर करना है या कुछ भी आप समझते हैं जो चीज़ मैं एक्सप्लेन नहीं कर पाया, आपको लगता है कि वो चीज़ और एक्सप्लेन होनी चाहिए, तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा स्टूडेंट्स। थैंक यू स्टूडेंट्स।